Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. चलिए स्टार्ट करते 13 एंड 14 अप्रैल के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल अफेयर में, आज हम फ्रांस के साथ हमारी जो मेजर डील हुई है, डिफेंस डील, उसे डिस्कस करेंगे फॉर राफेल एम फाइटर जेट, राइट। इसी के साथ इंडिया के एक सी पोर्ट में मेजर डेवलपमेंट देखने को मिला। कौन से सी पोर्ट पे? विजिन झाम इंटरनेशनल सी पोर्ट, उसे हम डिस्कस करेंगे। इंडिया ने अपने क्रिटिकल फील्ड में एक मिशन को लॉन्च करा है 2025 का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन, इसे हम आज लर्न करेंगे। एंड कल्चरल न्यूज में मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल एंड मेनी मोर, राइट। सेल्फ रिलायंस के लिए काफी सारे स्कीम एंड मिशन है। एंड स्टेट्स को कवर करेंगे, सेंसस से अभी रिसेंटली स्टेट की। एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया गया, सब स्कीम को, एंड many more topics as well, right? And the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application only. So the first question here on the slide. What is the name of the mission launched by the government in 2025 to enhance self-reliance in the critical mineral sector? So recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च करा है 2025 के लिए, और इसका जो मेन एजेंडा क्या है कि क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में इंडिया को बनाना है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत मिनरल सेक्टर में। और इसके लिए जो मिशन आया है दैट इज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ माइन के तहत इस मिशन को लॉन्च करा सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए, और जो हमारी डिपेंडेंस है इंपोर्ट के लिए क्रिटिकल मिनरल को, उसे रिड्यूस करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, सो दैट अदर कंट्रीज पे हमारी जो डिपेंडेंस है उसे खत्म की जा सके, हमारा पैसा हमारे देश में ही रहे और हमारी जीडीपी को बढ़ाता रहे। और इसके लिए आ गया है द मिनरल मिशन 2025, ठीक है। एंड नाउ इस मिशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए बजट कितना आया है। सो बजट है 34,300 सीआर का। इस बजट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बेसिकली। एक तो दिखेगा सेंटर यानी मोदी जी देखेंगे, और दूसरे जो फंडिंग है वो देखेगी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। और इस प्रकार 34,300 करोड़ के बजट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो पार्ट है मोदी जी का है 16,300 सीआर का फ्रॉम द यूनियन बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे देखेगी। और सेकंड जो है वो 18,000 करोड़ का है जो आएगा फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। बजट क्लियर हो चुका है। एंड नाउ ड्यूरेशन को हम डिस्कस करते। ये जो मिशन है 7 साल के लिए चलेगा, 7 ईयर्स, 24-25 फिस्कल ईयर से स्टार्ट हुआ है, 30-31 फिस्कल ईयर तक चलेगा। नोडल मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइन, इसके कैबिनेट मिनिस्टर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। एंड बेसिकली यहाँ पर टर्म है द क्रिटिकल मिनरल। सो इंडिया के पास एट प्रेजेंट 30 क्रिटिकल मिनरल है जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया था। अभी 30 क्रिटिकल मिनरल ऐसे ही आइडेंटिफाई नहीं हुए, इनके लिए एक प्रॉपर 7 मेंबर की कमिटी को बनाया गया था, और इस 7 मेंबर कमिटी को हेड किया था वीना कुमारी ने। और इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो चुका है बिकॉज क्रिटिकल मिनरल अभी न्यूज में है। वीना कुमारी, इन्होंने 30 जो क्रिटिकल मिनरल है उन्हें आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, एंड उनके डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है, और उसके लिए आ गया है हमारे पास एक मिशन, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल लेवल पर मिनरल को अरेंज मैनेजमेंट करने के लिए जो बॉडी है दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA। एंड द थिंग इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो मेंबर है वो इंडिया नहीं है। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, बट IEA से हमें पूरा सपोर्ट मिलता है हमारे मिनरल्स को मैनेज करने के लिए और एनर्जी एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए। कब फाउंड किया गया था IE को? 1974 में बाय द OECD। OECD ये फाउंडर है IEA का, और हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। और इसके जो प्रेजेंट मेंबर कंट्रीज है 13 इसके मेंबर कंट्रीज है, जिसमें इंडिया इज नॉट अ मेंबर कंट्री, बट IEA हमें हमेशा अपना सुझाव प्रोवाइड करता है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। फ्री में नहीं, हमने MOU साइन किया हुआ है IEA के साथ ऑलरेडी, राइट। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अदर गवर्नमेंट स्कीम्स को जो रिसेंटली हमने डिस्कस करी थी, रिवीजन करेंगे।
स्किल लोन स्कीम, इसे किसने यूनियन बजट ने लॉन्च करा, यूनियन बजट के तहत निर्मला सीतारमन ने। और मेन पर्पस क्या है इसका, टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, ठीक है, डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल है उसके लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करना। एंड सीजीटी एमएससी स्कीम, इसे किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इसे लॉन्च करा है। इंदिरा हाउसिंग स्कीम, ये किससे एसोसिएटेड है, तेलंगाना से एसोसिएटेड है। द महिला समृद्धि योजना, इसे किस स्टेट और यूटी ने लॉन्च करा है, दिल्ली ने लॉन्च करा है। What is the name of India's new scheme to promote local manufacturing of electric vehicle component in India? And that is PME Drive. What is the main objective of Poshan Bhi Padhai Bhi initiative recently seen in news? And इसका जो main objective है childhood care को enhance करना, education को enhance करना, कहाँ पर, आंगनवाड़ी centers में, that is पोषण भी और पढ़ाई भी। And the PME Drive scheme मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ईवी व्हीकल से उनके अडॉप्शन को प्रमोट करना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, राइट। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक रिवीजन वीडियो पब्लिश करा है जैन से लेकर मार्च तक के, आप प्लीज वो रिवीजन वीडियो को कंसिडर कीजिए, बिकॉज डेली बेसिस पे हम इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। सो अगर मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ रिवीजन वीडियोस पब्लिश करके, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबल कि आप उन्हें वॉच करें और अपना रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज राफेल एम फाइटर जेट हैव बीन एक्वायर्ड फ्रॉम विच कंट्री। सो रिसेंटली इंडिया ने राफेल एम फाइटर जेट एक्वायर करे हैं, और किस कंट्री से हमने यह खरीदे हैं, प्रोक्योरमेंट देखने को मिला, खरीदारी करी है इंडिया ने फाइटर जेट की, और ये हमने खरीदा है फ्रांस से। फ्रांस के कौन है द प्रेसिडेंट, याद है अभी एआई समिट में हमने उनके साथ मिलकर को प्रेसिडेंसी करी थी, जिन्हें डोकरा आर्ट हमने गिफ्ट में दिया था, दैट इज इमानुअल मैक्रोन, राइट। सो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है दैट इज इमानुअल मैक्रोन। एंड फ्रांस के साथ हमने अभी रिसेंटली मेजर डिफेंस डील करी है। सो कैबिनेट कमिटी ने अप्रूवल दिया है 63,000 करोड़ की डील, जिसमें हम 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस, और इंडियन नेवी के लिए इस प्रोक्योरमेंट को फाइनलाइज किया जा रहा है। सो बेसिकली इस न्यू डील में ये जो 26 राफेल एम है इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 22 जो राफेल आएंगे वो हमारे पास सिंगल सीटर जेट रहेंगे, एक जना उसे चला सकता है, ओनली सिंगल सीटर जेट। जबकि 4 जो जेट हमारे पास आने वाले वो ट्विन सीटर रहने वाले हैं, सो दैट जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है आईएनएस विक्रमादित्य एंड आईएनएस विक्रांत, उनके लिए यूज किया जा सके 4 ट्विन सीटर ट्रेनर्स, राइट। एंड बेसिकली राफेल जेट एडवांस फाइटर जेट है जो कि मैक 1.8 की स्पीड से चलते हैं, 1000 किलोमीटर की रेंज में भी कॉम्बैट लड़ाई कर सकते हैं। सो एक मेजर कॉम्बैट जेट है, लड़ाकू जेट, दैट इज राफेल एम फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस, इसके प्रोक्योरमेंट को फाइनलाइज किया गया, ठीक है। मैक 1.8 बेसिकली जो स्पीड है साउंड की उससे कंपेयर किया जा रहा है कि साउंड की जितनी भी स्पीड है उससे 1.8 टाइम इस राफेल जेट की स्पीड रहने वाली है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट आर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। And where was the 8th ammunition cum torpedo cum missile barge LSAM-22 inducted recently? मुंबई में इसे इंडक्ट किया गया। Which Indian naval ship recently participated in the Russian Navy Day celebration at St. Petersburg, and that is INS Tabar. Malabar naval exercise इंडिया ने होस्ट करा इसे विशाखापट्टनम में। सोनोबियोस आर प्राइमरली यूज फॉर विच पर्पस, सो बेसिकली जो सबमरीन और शिप में उन्हें ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसे किसने डेवलप करा है, सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप करा है तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ओपीएस अलर्ट एक्सरसाइज रिसेंटली से बीएसएफ ने कंडक्ट कराया था बॉर्डर अलोंग साइड। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, which state is the host of National Tribal Youth Festival? So cultural news
मेजर द नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल, इसे कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली? एंड दैट स्टेट इज मिजोरम में सेलिब्रेट किया गया एट द स्टेट ट्राइबल रिसोर्स सेंटर आइजोल में, जो कि 8th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हुआ। बेसिकली 4 डे फेस्टिवल था यह, जिसमें 150th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। सो मेजर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा, इनके लिए एक डे को रिकॉग्नाइज किया जाता है, दैट इज 15th नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, जो कि इन्हीं को डेडिकेटेड डे है, एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है इन्हें ऑनर करने के लिए। सो इन्हीं के लिए इस इवेंट को मिजोरम में आइजोल में नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल के दौरान मनाया गया। ठीक है, सो मीजो आर्टिस्ट के द्वारा परफॉर्मेंस दी गई यहाँ पर, और मोजेक ऑफ कल्चर्स को शोकेस किया गया बेसिकली इस इवेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। The next is modernization of command area development in water management is a sub scheme of which major program. So यहाँ पर आपसे एक प्रोग्राम के बारे में पूछा जा रहा है जिसकी एक सब स्कीम को रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। उस सब स्कीम का नाम है द मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और इस स्कीम के तहत एक सब स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया दैट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, सो रिसेंटली ये जो सब स्कीम आई है इसे 25-26 फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च किया गया। इसके लिए जो टोटल बजट है वो 1600 CR का रहने वाला है। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन टारगेट क्या है कि ये लोग जो इरिगेशन वाटर सप्लाई है उसे मॉडर्नाइज करेंगे, यानी जो पानी आ रहा है कैनल से और अदर सोर्सेस से सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, उन्हें मॉडर्नाइज करेंगे, और इसके लिए ये लोग अंडरग्राउंड प्रेशराइज पाइप सिस्टम को यूज करेंगे। सो बेसिकली इरिगेशन के लिए जो वाटर सोर्स है उसको मॉडर्नाइज करना है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाएगा इस सब स्कीम के तहत। और जो टेक्नोलॉजीज न्यूज में रही जस्ट लाइक SCADA, सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, एंड इसी के साथ IMT, इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफर, एंड मैनी मोर बेसिकली टेक्नोलॉजी सर्विसेज है जो इस सब स्कीम के तहत इंट्रोड्यूस की गई। ओवरऑल इनका मेन एजेंडा क्या है कि पानी जो आ रहा है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, उसको मॉडर्नाइज करना है, और उसके लिए लॉन्च किया गया AMCADWM, विच इज अ सब स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि एक्चुअली PMKSY को लॉन्च कब किया गया था? एंड दैट इज 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लॉन्च किया गया। किस मिनिस्ट्री के अंडर यह आती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर यह आती है, एंड अदर मिनिस्ट्रीज भी इससे रिलेटेड है। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि जो इरिगेशन एफिशिएंसी है उसको इनहांस करना है, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट स्लाइड। Which state has been awarded the Future Conservationist Award for the conserving the Malabar grey hornbill? So recently एक wild जो बर्ड है, बेसिकली बर्ड कैटेगरी में हम काउंट करेंगे द मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, और इसके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स लगाए गए, और उसके एक स्टेट को अवार्ड दिया गया एंड दैट स्टेट इज केरला। सो रिसर्चर्स फ्रॉम केरला, उन्होंने रिसेंटली फ्यूचर कंजर्वेशनिस्ट अवार्ड जीता है बिकॉज उन्होंने मालाबार ग्रे हॉर्नबिल को सेव किया है। बेसिकली ये जो अवार्ड है ये कंजर्वेशन लीडरशिप प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है ऐसे यंग कॉन्जर्वेशनिस्ट को जो सपोर्ट करते हैं ऐसे पक्षियों को सेव करने के लिए अपनी फंडिंग एंड गाइडेंस के थ्रू, राइट? एंड मालाबार ग्रे हॉर्नबिल वेस्टर्न घाट में ये पाया जाता है, और IUCN में इसे वल्नरेबल कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है, और हाई रिस्क में है, ये एक्सटिंक्ट होने वाला है। और इसी के कंजर्वेशन के लिए जो एफर्ट्स लगाए गए बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम केरला, और उन्हें इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, सो इस बर्ड का नाम ध्यान रखना, कहाँ से ये एसोसिएटेड है, वेस्टर्न घाट। IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल, एंड अवार्ड किसे मिला है, केरला को।
चलिए आगे बढ़ते। अवार्ड को हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंट न्यूज में है, एंड दैट आर विच फुटबॉल प्लेयर वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन द यूएस। और रिसेंटली लियोनेल मेसी को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, 9 चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इन्हें किसे अपॉइंट किया गया? वी रामन सुब्रमण्यन ये अपॉइंट हुए। स्कॉच अवार्ड दिया गया पॉलिसी एंड सेफ्टी कैटेगरी के लिए। ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, उत्तर प्रदेश को मिला है। Who has been appointed as the new chairperson of UPSC, and that is Priti Sudan. And recently, who has been appointed as a DG Sashastra Seema Bal? Amrit Mohan Prasad. 2024 Nobel Prize in Chemistry ये recently मिला है David Bhaskar, Damis Hasbis and John Amco. Recently, who has been appointed as a new DG of the Narcotics Control Bureau, and that is Anurag Garg. इन्हें इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया। फाइन, चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेजर पोर्ट, सी पोर्ट, द विझिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट, और बेसिकली अडानी ग्रुप के साथ आता है यह सी पोर्ट। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी पोर्ट यह बन चुका है एट प्रेजेंट। किस सिटी में यह लोकेटेड है? एंड दैट सिटी इज थिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम, दैट इज द कैपिटल ऑफ केरला। यहाँ पर लोकेटेड है। अडानी ग्रुप ने इसे एक्वायर किया था। बेसिकली ट्रिपल पी मॉडल पर बेस्ड है यह। ट्रिपल पी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। सो रिसेंटली विझिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट ये बन चुका है इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टर्म है इसे डिस्कस करते कि ये होता है क्या है, डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। सो बेसिकली जो इंटरनेशनल शिप है जो कि कार्गो को लेकर आ रही है, सो एक जो मेजर मल्टी शिप है उसे से कार्गो का ट्रांसफर करना है दूसरे शिप में, और इसके लिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को यूज किए जाते हैं, दैट इज डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अभी तक इंडिया के जितने भी सी पोर्ट है उनकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वहां से डिस्टेंस काफी ज्यादा थी, और इसके कारण जितने भी वो इंटरनेशनल शिप्स है वो इंडिया को प्रेफर नहीं करते थे अपने कार्गो के ट्रांसफर के लिए। एंड दैट्स वाई ये जो डील है सी की और कार्गो हैंडलिंग की ये अदर कंट्रीज के पास जाती थी, मेजरली चाइना के पास। बट रिसेंटली इंडिया में जो अडानी ग्रुप है उन्होंने विझिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट को इतना डेवलप करा है कि ये बन चुका है द फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। यानी जो कार्गो हैंडलिंग है इंटरनेशनल शिप्स के लिए वो इजीली इस पोर्ट से अब की जा सकती है। और इसका एक मेन पॉइंट यह है कि थिरुवनंतपुरम में यह लोकेटेड है, कोस्टल लाइन के काफी नियर बाय यह लोकेटेड है, और इसके कारण जो इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कोस्टल लाइन है वहां से डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, लगभग 40 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस आएगी। यानी जो इंडिया की ये जो बाउंड्री है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और जो इंटरनेशनल बाउंड्री है शिप्स के ट्रैवल के लिए, तो और थिरुवनंतपुरम और इंटरनेशनल बाउंड्री इनमें जस्ट 40 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस, और इसके कारण ये जो मेजर शिप्स है ये इजीली इंडिया के इस पोर्ट पर आएगी, अपने जो कार्गो है उसे दूसरे शिप में ट्रांसफर करेगी, और देन वो दूसरा शिप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर जाएगा। ऐसा पहला इंडिया ऐसे ये स्टेप पहले इंडिया में नहीं होता था, बट रिसेंटली इस स्टेप को इनिशिएट करा है अडानी ग्रुप ने by introducing the India's first deep water transshipment port, and that is Vizhinjam International Seaport, and that's why ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। ठीक है, सो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उन्होंने अप्रूव करा है विझिंजाम पोर्ट को द फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अडानी ग्रुप इसे ऑपरेट करता है, केरला में यह लोकेटेड है, और एक ट्रांजिट हब की तरह यह काम करेगा सो दैट जो कार्गो है उसके ट्रांसफरिंग को हैंडल किया जा सके। और इसी के साथ जो ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट लीडर है वो कौन कौन है? एंड दैट इज सिंगापुर, शंघाई, शेंगेन, बुसान, हांगकांग। नाउ इंडिया को भी काउंट किया जाएगा बिकॉज हमारा एक मिशन है दैट इज मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, इसे भी तो कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट
slide. Which state UT has hosted the Apricot Blossom Festival 2025 to boost eco-tourism? So recently eको-टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एक स्टेट ने ये जो फेस्टिवल है इसे होस्ट करा एंड दैट स्टेट इज लद्दाख. सो लद्दाख में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज करा एक इवेंट दैट इज द एप्रिकोट ब्लॉसम फेस्टिवल 2025. इस इवेंट के साथ लद्दाख ने सेलिब्रेट करा जो टूरिज्म है उसे प्रमोट करने के लिए मेजर इवेंट. ठीक है, बेसिकली इस फेस्टिवल के लिए इन्हें इंस्पिरेशन मिली है मेघालय के चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल से. और मेघालय के चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल से इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने अपने राज्य में एप्रिकोट ब्लॉसम फेस्टिवल को इनिशिएट करा सो दैट टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके. ठीक है, सो मेजर स्टेप फ्रॉम लद्दाख द यूटी, बेसिकली यूनियन टेरिटरी है ये. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट इज विच स्टेट रिसेंटली वॉन द स्कॉच अवार्ड इन द पॉलिसी एंड सेफ्टी कैटेगरी. सो पॉलिसी एंड सेफ्टी कैटेगरी में ये अवार्ड इन्हें दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग. उत्तर प्रदेश को रिकग्नाइज किया गया स्कॉच अवार्ड से रिसेंटली. सो उत्तर प्रदेश का जो पुलिस पोर्टल है उन्होंने स्कॉच अवार्ड जीता है पुलिस एंड सेफ्टी के लिए. इतने सारे इश्यूज अभी उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं एंड इस बिटवीन उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड मिला है. बेसिकली इस डेवलप किसने करा है, टेक्निकल सर्विस यूनिट ने इस अवार्ड को डेवलप करा है बिकॉज इम्प्रूव करना है जस्टिस एंड पब्लिक ट्रस्ट, राइट. एंड बेसिकली स्कॉच अवार्ड ये उत्तर प्रदेश को दिया गया. आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड. विच कंपनी हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2025. सो इंडिया की पहली कंपनी द प्राइवेट कंपनी जैसे यूनिकॉर्न का स्टेटस दिया गया एंड दैट इज जस्पे. जस्पे बेसिकली कर्नाटका का बेंगलुरु का एक मेजर स्टार्टअप है जो बन चुका है इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2025, राइट. इन्होंने $60 मिलियन इसे रेज करा है सीरीज डी फंडिंग में और इसे लेड कर रहे हैं केडारा कैपिटल. ठीक है, और इस प्रकार इंडिया का फर्स्ट यूनिकॉर्न 2025 का यह बना है. बेसिकली यूनिकॉर्न ये जो टर्म है 2013 में इंट्रोड्यूस की गई थी और जो वर्ड है यूनिकॉर्न इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था एंड दैट पर्सनालिटी इज एलन ली. इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था यह टर्म द यूनिकॉर्न. ठीक है, बेसिकली यूनिकॉर्न एक प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो स्टॉक लिस्ट उस पर मेंशन नहीं होती है और यूनिकॉर्न बेसिकली $1 बिलियन समथिंग का जो टारगेट है वो क्रॉस कर चुकी होती है, जो वैल्यू होती है $1 बिलियन. ठीक है, एंड रिसेंटली जस्ट पे को आइडेंटिफाई किया गया. आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट वन, विच टू स्टेट्स हैव जॉइंटली कंडक्टेड अ नीलगिरी तहर सेंसस इन अप्रैल 2025. सो नीलगिरी तहर सेंसस अभी रिसेंटली दो स्टेट में कंडक्ट करवाई गई एंड दैट टू स्टेट्स आर केरला एंड तमिलनाडु. सो इन्होंने एक एस्टेब्लिशमेंट को सेलिब्रेट करा जो एराविकुलम नेशनल पार्क है उसके 50 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड यहाँ पर जो आपको मेजर स्पीशीज देखने को मिलेगी दैट इज लायन टेल्ड मकाक एंड नीलगिरी लंगर्स. ये यहाँ पर मेनली रिजाइड करते हैं और इंडेंजर्ड कैटेगरी में यह आते हैं. और रिसेंटली इस नेशनल पार्क के 50 साल कंप्लीट हुए और इसके लिए सेंसस को कंडक्ट कराया है जॉइंटली बाय द केरला एंड तमिलनाडु. ठीक है, चलिए सेशन को आज यहाँ पर एंड करते हैं एंड आज के जो रिवीजन के क्वेश्चन है बेसिकली क्विज के क्वेश्चन जिसके आंसर आपको प्रोवाइड करने दैट इज रिलेटेड विथ द आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर. सो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने. एंड वन मोर थिंग, जो भी रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश किए हैं उन्हें वॉच करना मत भूलिएगा, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मेंशन है. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.